हो गया था वो। फिर उसमें क्या था मॉडल? ह्यूरिस्टिक, ह्यूरिस्टिक एस्टिमेशन टेक्निक, है ना। इसमें लिखो कोकोमो मॉडल। ह्यूरिस्टिक एस्टिमेशन, इसमें आपको पढ़ना है कोकोमो मॉडल। कोकोमो मॉडल कंस्ट्रक्टिव कॉस्ट मॉडल, कंस्ट्रक्टिव कॉस्ट मॉडल। गिवन बाय बोहेम। कैसा चल रहा है? सफेद एक पीला, ठीक है। गिवन बाय बोहेम। ये जो बोहेम है, बोहेम डिवाइड सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट categories into 3 types. Organic, semi-detached और embedded। ऑर्गेनिक सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट या ऑर्गेनिक सॉफ्टवेयर, सेमी डिटैच सिस्टम, एम्बेडेड सिस्टम, ठीक है। लिख लिया? अब देखो इसका क्या मतलब है, इन कैटेगरीज का क्या मतलब हुआ, ये यहां पर अब लिखते हैं हम लोग, है। तुम चाहे अलग अलग भी लिख सकते हो। ऑर्गेनिक सिस्टम का मतलब है कि यहां पर जो टीम होगी, टीम वो कैसी होगी? वेल नोन अबाउट डेवलपिंग सिस्टम। मतलब वो जो सॉफ्टवेयर बन रहा है, जिस सॉफ्टवेयर को बनाया जा रहा है, उस सॉफ्टवेयर के बारे में उन्हें पहले से पता है, वेल नोन है। जैसे अभी हम तुमसे कहें प्राइमरी नंबर का प्रोग्राम बनाना, तो तुम वेल नोन हो ना, प्राइमरी नंबर तो पहले से जानते हो, ठीक है। तुमसे हम कहें कि इवन ऑड का प्रोग्राम बनाना, तो ये तुम पहले से जानते हो।
ठीक है। हम आपसे कहें फ्लोटिंग पॉइंट को निकालने वाला प्रोग्राम बनाना है, तो तुम फ्लोटिंग पॉइंट को नहीं जान रहे हो क्या क्या चीज़ होती है। मतलब जिस प्रोग्राम को आप नहीं जान रहे हैं तो यू आर अननोन। जिस प्रोग्राम को आप पहले से जान रहे हैं, प्रैक्टिस में होंगे उसको बनाने की। बात समझ में आ रही? ये चीज जैसे मान लीजिए कि आप इंटरनेशनल क्रिकेट प्लेयर है, आपने नेशनल बहुत खेला है, इंटरनेशनल अभी खेला नहीं है। अगर इंडिया में आपने बहुत मैच खेले तो इंडिया की सभी पिच के बारे में आप जानते होंगे ना, वेल नोन, आसानी से खेल सकते हैं। लेकिन अब आपको ऑस्ट्रेलिया टूर पे भेजा जा रहा है कि आप वहाँ खेल के आओ, तो वहाँ के लिए आप क्या हो जाएंगे? अननोन हो जाएंगे। अभी बात समझ में आ रही? क्रिकेट खेलना तो जानते हैं हम, यहाँ पर भी वहाँ भी खेलेंगे, बट एक्सपीरियंस आपका जीरो हो जाएगा जब बाहर पहुंचेंगे। यहाँ पर एक्सपीरियंस आपका माना जाएगा। बात समझ में आ रही? इसी प्रकार से एक ऐसा सॉफ्टवेयर, जो सॉफ्टवेयर टीम पूरी पूरी डेवलपमेंट टीम जान रही है कि हाँ ये सॉफ्टवेयर हम बना लेंगे, क्योंकि हम इसको पहले से बना भी चुके हैं, इस तरह के इस प्रकार के सॉफ्टवेयर पहले से भी बन चुके हैं। ठीक है, वेल नोन अबाउट डेवलपिंग सिस्टम। ठीक है, यहाँ पर हम ये भी कह सकते हैं कि जो डेवलपिंग सिस्टम होगा किस पर होगा? बेस्ड ऑन ओल्ड, बेस्ड ऑन ओल्ड वर्किंग सॉफ्टवेयर। मतलब जो पहले जो काम हम कर चुके हैं, जो बना चुके हैं, उसी से रिलेटेड ये भी बन रहा है। जैसे मान लीजिए आप लोगों ने यूनिवर्सिटी का लाइब्रेरी सिस्टम के 2-4 प्रोजेक्ट बना लिए, तो अब अगर फिर से एक कोई यूनिवर्सिटी उसका लाइब्रेरी का प्रोजेक्ट आ रहा है कि लाइब्रेरी मैनेजमेंट सिस्टम बनाना है, तो आपके लिए वो प्रोजेक्ट कैसा हो जाएगा? वेल नोन हो जाएगा टीम के लिए। तो ऐसे प्रोजेक्ट को बोहेम ने ऑर्गेनिक कैटेगरी में रख दिया, ऑर्गेनिक सॉफ्टवेयर की कैटेगरी में रख दिया कि ऐसे सॉफ्टवेयर जो डेवलप किए जाएंगे उनकी कैटेगरी ये हो। मेरी बात समझ आ रही? दूसरा, इसमें क्या होगा? अच्छा, इसमें जो टीम भी होगी ना, टीम, वो टीम भी कैसी होगी? जब वेल नोन है तो टीम कैसी होगी? एक्सपीरियंस टीम होगी, है ना? ठीक है। अब देखो सेमी डिटैच क्या कहता है? सेमी डिटैच कहता है कि पहली चीज जो टीम होगी उसमें एक्सपीरियंस्ड मेंबर एंड फ्रेशर, जिन्होंने अभी काम नहीं करा। ठीक है, यानी कि कुछ लोगों के लिए जो प्रोजेक्ट होगा वो कैसा होगा? कुछ लोगों के लिए नोन होगा और कुछ लोगों के लिए अननोन। अननोन किसके लिए होगा? वेरी गुड, फ्रेशर के लिए ना। फ्रेशर के लिए क्या हो जाएगा? अननोन हो जाएगा। वेरी गुड। हाँ बोलो। बोल देते हैं किस क्लास में, बोल देते हैं वो कॉल कर। हाँ बस करिए। अच्छा हम करवा दें। ठीक है। किसी और मम्मी से बात कर लो।
सेमी डिटैच सॉफ्टवेयर या सेमी डिटैच सिस्टम्स वो सिस्टम्स होंगे जिन पर एक्सपीरियंस मेंबर और फ्रेशर दोनों काम करेंगे। टीम में अगर एक्सपीरियंस भी है फ्रेशर भी है तो कुछ लोगों को तो सिस्टम के बारे में पता होगा, कुछ लोग सिस्टम से थोड़ा अनभिज्ञ होंगे क्योंकि वो तो नए हैं, फ्रेशर है। तो फ्रेशर के लिए सिस्टम क्या हो जाएगा, अननोन टाइप का हो जाएगा। ठीक है, फिर हम लिखते हैं एम्बेडेड में। एम्बेडेड में क्या होगा कि एक तो टीम must be experienced, must be experienced, टीम एक्सपीरियंस्ड होगी। डेवलपिंग कॉम्प्लेक्स सिस्टम, एम्बेडेड सिस्टम या एम्बेडेड सॉफ्टवेयर वो कैटेगरी के सॉफ्टवेयर्स होंगे जिसमें टीम जो काम करेगी वो एक्सपीरियंस्ड ही होगी, नो फ्रेशर्स। और काम जो होगा, जो सॉफ्टवेयर बनेगा वो बहुत कॉम्प्लेक्स टाइप का बनेगा। यानी कॉम्प्लेक्स सिस्टम का मतलब क्या हो गया, जैसे साइंटिफिक सॉफ्टवेयर, स्टैटिस्टिकल सॉफ्टवेयर, एनालिटिकल सॉफ्टवेयर जिसमें एनालिटिकल एनालिसिस बहुत हो, जैसे आपके कंपाइलर्स को बनाना, इंटरप्रेटर को बनाना, ऑपरेटिंग सिस्टम का डेवलपमेंट करना, ये सब कॉम्प्लेक्स होगा ना। जैसे व्हाट्सएप तो आप बना लेंगे, एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम बनाने में हालत ख़राब हो जाएगी। एंड्रॉयड तो प्लेटफॉर्म है पूरा, तो इस तरह के सॉफ्टवेयर्स को बनाना ये पूरे एक्सपीरियंस्ड लोग बनाए, और टेक्निकल टीम होगी पूरी टेक्निकलिटी, और वो हाईली एक्सपीरियंस्ड होंगे, टाइम टेकन सॉफ्टवेयर्स होंगे, बड़े सॉफ्टवेयर्स होंगे, है ना। ये सॉफ्टवेयर कैसे होंगे, लार्ज प्रोजेक्ट, कॉम्प्लेक्स प्रोजेक्ट, ये लार्ज होंगे और सॉफ्टवेयर कॉम्प्लेक्स होंगे। ये सारी चीज़ें इसमें होंगी। एम्बेडेड कैटेगरी के सॉफ्टवेयर्स ये होंगे। 3 कैटेगरी के सॉफ्टवेयर बोहेम ने ह्यूरिस्टिक एस्टिमेशन जो मेथड है, ह्यूरिस्टिक मेथड, उसके अंतर्गत एक मॉडल बनाया, कोकोमो मॉडल, कंस्ट्रक्टिव कॉस्ट मॉडल। कंस्ट्रक्टिव कॉस्ट मॉडल का मतलब है, कंस्ट्रक्टिव मतलब होता है बनाना, बनाने में लगने वाली कॉस्ट, कॉस्ट एस्टिमेशन ही चल रहा है, तो कॉस्ट एस्टिमेशन मॉडल, कंस्ट्रक्टिव कॉस्ट मॉडल, कोकोमो मॉडल। तो कह रहा है कि जो कोकोमो मॉडल है ये बोहेम ने बनाया। बोहेम ने इस कोकोमो मॉडल में 3 कैटेगरी के सॉफ्टवेयर को एस्टिमेट करने का बताया है। तो 3 तरह के कौन से सॉफ्टवेयर हैं, ऑर्गेनिक, सेमी डिटैच और एम्बेडेड। ऑर्गेनिक वो होंगे जिसमें टीम काम करेगी, टीम पहले से उस सिस्टम पे काम कर चुकी होगी, सिंपल टाइप के सॉफ्टवेयर्स होंगे, बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं होंगे। सॉफ्टवेयर कैसे होंगे, सिंपल टाइप के। तो उसमें अगर तुमने नहीं लिखा तो उसमें सिंपल सॉफ्टवेयर लिख लो। ये ऑर्गेनिक में यहाँ पे लिख लो सिस्टम्स, वो सिंपल, सिंपल सॉफ्टवेयर। जैसे कोई इन्वेंट्री सॉफ्टवेयर होता है, बिलिंग का सॉफ्टवेयर होता है, या डेटा एंट्री का सॉफ्टवेयर है कि बस डेटा एंट्री करनी है, फॉर्म फिलिंग है, स्कैनिंग करनी है, इस तरह के जो सॉफ्टवेयर सिंपल सॉफ्टवेयर होते हैं। ठीक है, सॉफ्टवेयर सभी कॉम्प्लेक्स होते हैं, लेकिन जब आप डेवलपमेंट में चले जाएंगे तब आपको लगेगा नहीं ये बनाना आसान है, ये बनाना मुश्किल। ठीक है, तो इस तरह के 3 कैटेगरी के सॉफ्टवेयर बना दिए। अब इस मॉडल में, कोकोमो मॉडल में कैलकुलेशन कैसे करते हैं ये अब देख लेते हैं। ठीक है, कैलकुलेशन इन कोकोमो मॉडल।
इसके लिए कुछ चीज़ें हमें याद रखनी पड़ेंगी, कुछ प्री डिफाइंड इसमें भी वैल्यूज़ हैं। जैसे हम लोगों ने फंक्शन पॉइंट, जो आपका एफ पी था ना, एफ पी मॉडल फंक्शन पॉइंट वाले में, बात करो। कैलकुलेशन इन कोकोमो मॉडल। अब इसमें कुछ चीज़ें जो याद रखने वाली हैं, और सॉफ्टवेयर का जो टाइप्स हैं वो तीनों कौन कौन से हैं? ऑर्गेनिक, इसी ये टेबल बनाएंगे हम, ठीक है, ऐसे टेबल बनेंगे, याद रखने का टेबल। सेमी डिटैच और एम्बेडेड। के फॉर 1000, के फॉर 1000। ठीक है, के फॉर मतलब ये कह रहे हैं कि जो ऑर्गेनिक सॉफ्टवेयर्स होंगे उसमें जो प्रोग्रामिंग होगी, लाइन ऑफ कोड, एलओसी, ये बेसिकली क्या लिखा हुआ है, ये एलओसी लिखा हुआ है कि ऑर्गेनिक जो सॉफ्टवेयर होंगे अकॉर्डिंग टू द कोकोमो मॉडल, बोहेम, उनका ऑर्गेनिक सॉफ्टवेयर 20,000 लाइन ऑफ कोड से लेकर के 50,000 लाइन ऑफ कोड तक अगर होता है तो वो ऑर्गेनिक, और 50,000 लाइन ऑफ कोड से 300,000 यानी करीब 3 लाख, तो 3 लाख के नीचे अगर रहता है 2.5 लाख, 2 लाख, 2.25 लाख, 1.5 लाख, 3, तो वो आ जाएगा हमारा सेमी डिटैच में, ठीक है। और जो एम्बेडेड है वो हमारे 3 लाख के ऊपर, लाइन ऑफ कोड, एलओसी। ऐसे सॉफ्टवेयर जो भी बनते हैं तो उसको इस कैटेगरी में बांट देते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर आपको यहाँ ऊपर ये कुछ प्री डिफाइंड वैल्यूज़ हैं, कॉलम बना लीजिएगा, A1, A2, B1, B2। इन्हीं वैल्यूज से हमारा कंस्ट्रक्टिव कॉस्ट मॉडल कैलकुलेट होगा। सिंपल सा मॉडल है और ये प्री डिफाइंड वैल्यूज हैं यहाँ पर, ठीक है। अब इन वैल्यूज को लिखो, A1 में 2.4, 3.6, 2.4, 3.6, मतलब ऑर्गेनिक का A1 2.4 होगा, प्री डिफाइंड वैल्यू है ये। सेमी डिटैच में A1 की वैल्यू 3 होगी, एम्बेडेड में A1 की वैल्यू 3.6 होगी। A2 में लिखो 1.05, 1.12, 1.2, 1.05, 1.12 और 1.2। B1 की वैल्यू लिखो 2.5, 2.5, 2.5 तीनों में। 2.5, 2.5, 2.5, इसमें लिखो आप
0.38, 0.35, 0.32। कोकोमो मॉडल के कैलकुलेशन के लिए ये टेबल आपको याद करनी होगी। ठीक है, लेकिन हमने इसका ना उसमें एग्जाम के पेपर में कभी भी नहीं देखा इन क्वेश्चंस को। ठीक है, लेकिन पता नहीं अब आई है तो कुछ कहा नहीं जा सकता ना। अब इसके फॉर्मूले लिखो। कुछ फॉर्मूले हैं इसमें, वो लिख लेते हैं हम लोग। हो गया, ये लिख लिया। यहाँ पे फॉर्मूला लिख लो। देखो, एफर्ट इज इक्वल टू A1 KLOC पावर 8। Tdev is equal to B1 effort पावर B2। KLOC is 1000 line of code। Effort denote पर्सन मंथ। पर्सन मंथ मतलब जैसे मान लो एफर्ट इज इक्वल टू 900 आ गया, मीन्स 900 पर्सन पर मंथ इस पे काम करेंगे। 9 आ गया तो 9 पर्सन पर मंथ काम करे। पर्सन का मतलब मैन पावर। ठीक है, टी डेव लिखो। टी डेव इज इक्वल टू टाइम टू डेवलप द सॉफ्टवेयर इन मंथ्स। टी डेव टाइम, टी डेव इज अ टाइम टू डेवलप सॉफ्टवेयर इन मंथ्स। जैसे मान लो यहाँ पर टी डेव के आगे 26 आ गया, मीन्स 26 मंथ्स लगेंगे सॉफ्टवेयर को डेवलप। 30 आ गया तो 30 मंथ्स। ठीक है, और ये जो आपका A1 है, B1 है, A2 है, B2 है, these are constant and predefined values for different categories, different category सॉफ्टवेयर। डिफरेंट कैटेगरी के सॉफ्टवेयर के लिए A1, A2, B1, B2 आर द कॉन्स्टेंट। अच्छा, ये A1, B2 आप ऐसे भी लिख सकते हैं, A1, A2, A3, A4 या A B C D भी लिख सकते हैं आप अपने अकॉर्डिंगली। बस जो अब वैल्यू सामने है वो पुट कर देंगे। लेकिन के LOC में हम क्या लिखेंगे कि जैसे आपको मान लीजिए दे दिया कि सॉफ्टवेयर में जो LOC है, मान लीजिए उसने दे दिया 1.5 लाख या उसने दे दिया 30 के LOC यानी 30,000, तो किस में आ जाएगा?
30,000 किस में आ जाएगा, वो होगा ऑर्गेनिक के लिए, है ना। जैसे मान लीजिए यहाँ पर समझो इसको, इस चीज़ को यहाँ समझ लो, सिंपल, ये लिखा ही हुआ है फॉर्मूला। अब मान लो कह दिया गया कि आप जो है कोकोमो मॉडल में कैलकुलेशन करिए 40,000 के लिए, तो 40,000 किस में आ जाएगा, ऑर्गेनिक। A1 A2 B1 B2 की वैल्यू ये वाली रखेंगे, ये समझ में आ रही। अगर ये कह दिया कि 5 लाख है तो 5 लाख में एम्बेडेड वाली वैल्यूज रखेंगे, A1 A2 B1 B2, यहाँ पर वैल्यू रख के निकाल लेंगे। एफर्ट, पहले एफर्ट कैलकुलेट कर लेंगे, एफर्ट की जो वैल्यू आएगी वो इस एफर्ट को यहाँ रख देंगे, और यहाँ हमेशा KLOC में ही लिखेंगे। जैसे मान लो 3 लाख है तो 300 KLOC लिखेंगे, अगर 5 लाख है तो 500 KLOC लिखेंगे। यानी यहाँ पर जैसे 30,000 है तो 30 ही लिखेंगे, 30,000 पूरा लिखने की ज़रूरत नहीं। जब आप कैलकुलेट करेंगे तो आप उसको कैलकुलेट कर सकते हैं 30,000 से, ठीक है ना। तो उसको 30 लिख के ही कैलकुलेट करेंगे आप। जैसे मान लीजिए लिख दिया यहाँ पे 70,000 यानी 70 KLOC, तो यहाँ पे सिर्फ 70 करके लिखेंगे बस, और उसी से आपको कैलकुलेशन भी करना है। फिर 70,000 मत लिखिएगा कि 70,000, फिर कैलकुलेशन कुछ और चला जाएगा, ठीक है ना। जैसे मान लो यहाँ पर कह दिया कि आप 40,000 के लिए बनाइए, सपोज 40,000 के लिए आपने यहाँ पे वैल्यू पुट कर दी एफर्ट में, तो एफर्ट में क्या आ जाएगा, एफर्ट इज इक्वल टू, अब 40 है तो इसमें आ गया, तो यहाँ पे हम लिखेंगे 2.4 और यहाँ पे अंदर 40 पावर 1.05। अब जो कैलकुलेट करा तो हमने टी डेव में डाल दिया, मान लो इसकी वैल्यू x आ गई, तो टी डेव इज इक्वल टू, अब यहाँ पर क्या होगा, B1 2.5 और यहाँ पर आ गया x और पावर 0.38, ठीक है। पावर को कैसे कैलकुलेट करना है ये आप दीक्षा मैम से पूछ लीजिएगा, ठीक है। उनसे हमारी बात हुई, उन्होंने कहा कि आप जब पावर आएगा तो बता देगा, हम पावर कैलकुलेट करना बता देंगे। वो लॉग निकाल के होता है, जब पॉइंट्स में आता है तो लॉग निकाल के करते हैं, ठीक है, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं। तो इस तरीके से आप तैयार है। तो एफर्ट जब आ जाए, एफर्ट की जो भी वैल्यूज आ गई मान लो, तो यहाँ पर एफर्ट क्या कह रहा है, एफर्ट इज पर्सन मंथ आ गया। टी डेफ की जो वैल्यू आ जाएगी, टाइम टू डेवलप द सॉफ्टवेयर इन मंथ्स आ जाएगा। क्लियर है। तो दिस इज अबाउट योर कोकोमो मॉडल, ठीक, ओके। अब इसके बाद में तुम लोगों का आ जाएगा, अच्छा रिक्वायरमेंट्स हम लोग पढ़ चुके हैं, सिस्टम रिक्वायरमेंट, यूज़र रिक्वायरमेंट नहीं पढ़ी, नहीं पढ़ी अभी, ये पढ़ा है अभी नहीं पढ़ा। हेडिंग डालो रिक्वायरमेंट्स, बस प्रॉपर हो गया, कर लो। 40 मान लो, 40 से तुम कैलकुलेट कर लेना, 40 मान लो, 50 मान लो, 60 मान लो, जो मानना है बस वैसे ही करके कैलकुलेट करो। यही इसका, बस इतना ही करना है इसमें कैलकुलेशन, ठीक है। जैसे मान लो हमने कहा कि 50,000 है, या हमने कह दिया 60,000 है, तो 60,000 तुम्हारा सेमी डिटैच में आ जाएगा। तो वैल्यूज फिर हम ये वाली रखेंगे, A1 की ये रखेंगे, A2 की ये रखेंगे, B1 की ये, B2। टेबल इसीलिए दिया हुआ है, टेबल जो है वो कांस्टेंट है, ठीक है। यानी कि सॉफ्टवेयर अगर ऑर्गेनिक है तो हमें फर्स्ट वाली रो यूज़ करनी है, सेमी डिटैच है तो सेकंड वाली रो, एम्बेडेड है तो थर्ड वाली रो, A1 A2 B1 B2 के लिए, ठीक है। अब हेडिंग डालो सिस्टम रिक्वायरमेंट। अच्छा तुम लोगों को नहीं पढ़ाया ये, असल मॉर्निंग में सैड भी चल रहा है, सिस्टम एनालिसिस एंड डिज़ाइन, उसमें पढ़ाया। तुम लोग का सिलेबस 60-70% तो सेम है बिल्कुल, सेकंड का और फोर्थ का, तो तुम लोग को इसमें तैयारी थोड़ी कम करनी पड़ेगी।
हो गया ये सिस्टम रिक्वायरमेंट। रिक्वायरमेंट मतलब नीड है ना, नीड टू डेवलप सॉफ्टवेयर, need to design the softwares, need to fulfillment of यूजर्स रिक्वायरमेंट। यूजर की रिक्वायरमेंट को फुलफिल करने के लिए क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, हम उसको कैसे पूरा कर सकते हैं। feasibility, software and hardware requirements, मैन पावर रिक्वायरमेंट, यूजर को क्या रिक्वायर, यूजर की क्या रिक्वायरमेंट है, हार्डवेयर सॉफ्टवेयर में बनाने के लिए डेवलपर को क्या रिक्वायरमेंट है। हर एक की रिक्वायरमेंट अपने लेवल पर होगी, है ना। हम जब कोई काम करते हैं तो हमें किसी न किसी चीज़ की रिक्वायरमेंट होती है। अब वो चाहे काम हम खुद कर रहे हो या हम किसी से करवा रहे हैं या किसी के लिए कर रहे हो, तो जिसके लिए कर रहे हैं उसकी क्या रिक्वायरमेंट है और उस काम को, उस रिक्वायरमेंट को फुलफिल करने के लिए हमें कौन सी रिक्वायरमेंट की ज़रूरत पड़ेगी। क्लियर है। अब इसमें कुछ टाइप्स होती हैं रिक्वायरमेंट की, वो अब हम लोग यहाँ पे लिख लेते हैं। ये नोट हो गया, हो गया। यहाँ लिखो टाइप्स। सिस्टम रिक्वायरमेंट, यूजर रिक्वायरमेंट, सिस्टम रिक्वायरमेंट एंड यूजर रिक्वायरमेंट। यूजर रिक्वायरमेंट इज फर्दर कैटेगराइज्ड इनटू 3 कैटेगरीज। फंक्शनल रिक्वायरमेंट, नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट, डोमेन रिक्वायरमेंट। इसको लिख लो। हो गया। अब देखो, सिस्टम रिक्वायरमेंट और यूजर रिक्वायरमेंट को पहले समझ लेते हैं, ठीक है। यूजर रिक्वायरमेंट का तो समझ लो क्लाइंट की जो भी नीड है। क्लाइंट ने कहा हमें, मान लीजिए कि सपोज क्लाइंट ने कहा कि हम चाहते हैं इसमें बैंक का अगर सॉफ्टवेयर है तो हमने कहा कस्टमर की डिटेल फीड हो जाए, कस्टमर का स्टेटमेंट निकल आए,
कस्टमर को लोन का प्रोसेस की एक बन जाए लोन के हिसाब किताब से, मतलब क्लाइंट ने अपनी पूरी रिक्वायरमेंट्स बता दी, उसको तो हम यूज़र रिक्वायरमेंट कहते हैं, जो हमारी क्लाइंट की रिक्वायरमेंट। ठीक है, जैसे आप मोबाइल खरीदने गए तो आपकी एक रिक्वायरमेंट होती है कि हमें मोबाइल ज़रा अच्छा होना चाहिए, देखने में फेमस होना चाहिए, हमारे बजट में होना चाहिए, कैमरा अच्छा होना चाहिए, बैटरी बहुत अच्छी होनी चाहिए, है ना, चार्जर उसमें फ्री मिलना चाहिए, हेडफोन फ्री मिलना चाहिए, मेमोरी कार्ड फ्री मिलना चाहिए, 4-5 सिम वाला मोबाइल होना चाहिए, बैटरी 10-15 दिन ना चार्ज करें चले, ऐसा टाइप का, बजट 2-3 हज़ार रुपये होना चाहिए सब। ठीक है, तो हमारी जो रिक्वायरमेंट्स हैं वो यूज़र की रिक्वायरमेंट्स हैं। मेन अब आते हैं इस पर, जो डेवलपर साइट से है। तो ये वाला जो पूरा कॉलम है, ये किधर से हो जाएगा? डेवलपर साइट, ये डेवलपर साइट से है। ठीक है, अब जो डेवलपर साइट से जो रिक्वायरमेंट्स है, इसकी 3 कैटेगरी है, एक फंक्शनल, एक नॉन फंक्शनल और एक डोमेन। फंक्शनल हेडिंग डालो। फंक्शनल रिक्वायरमेंट में जैसे सॉफ्टवेयर में इनपुट क्या क्या होंगे, क्या आउटपुट्स होंगे, क्या रिपोर्ट्स जनरेट होंगी, किस प्रकार का डेटा, स्टोरेज की डिटेल्स, डेटा है कि फाइल है कि डॉक्यूमेंट है कि पिक्चर है, किस प्रकार के डेटा स्टोर किए जाएंगे इस सॉफ्टवेयर के द्वारा जो हम बना रहे हैं। ठीक है, स्टोरेज का जो है फंक्शनल रिक्वायरमेंट कि सॉफ्टवेयर फंक्शन कैसे कर रहा है। जैसे ये सॉफ्टवेयर जब डिज़ाइन करा जा रहा होगा, जो आप लोग देख रहे हैं बोर्ड का, तो इसमें कुछ फंक्शनल रिक्वायरमेंट, ये यहाँ पर आएगा ऐसे नहीं, यहाँ पे हम टच करेंगे तो ये कुछ ऐसा हो जाएगा, इसका अपीयरेंस ऐसा होगा, अपीयरेंस, प्रेजेंटेशन, प्रेजेंटेशन कैसा होगा, यानी कि उसका जो जीयूआई है, ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस कैसा होगा, है ना, ये सब चीज़ें। अगर हमारा रिपोर्ट निकल के आ रहा है तो रिपोर्ट किस फॉर्म में निकल के आएगा, कलर रिपोर्ट्स निकलेंगी, ब्लैक एंड वाइट रिपोर्ट्स निकलेंगी, एंड सो ना। तो इस तरह की जो भी रिक्वायरमेंट्स होगी वो फंक्शनल रिक्वायरमेंट का मतलब हो गया कि जो सॉफ्टवेयर काम करेगा। अच्छा, अब नॉन फंक्शनल क्या होंगे कि जो सॉफ्टवेयर काम नहीं करेगा। नॉन फंक्शनल जो रिक्वायरमेंट्स है वो और टेक्निकल रिक्वायरमेंट्स हैं। हमने बता दिया कि इनपुट में जो इनपुट स्क्रीन होगा वो लाल रंग का होगा, मान लो फॉर एग्जांपल। अब लाल रंग का स्क्रीन तुम बनाओ, प्रोग्रामर हो, कौन सा लैंग्वेज यूज़ करोगे, कौन सा टूल यूज़ करोगे, कैसे होगा कि जो सॉफ्टवेयर का जो कलर है वो रेड कलर का हो जाएगा। अच्छा, हम ये कहा कि ऐसा करते हैं, 100 कस्टमर की जब डिटेल स्क्रीन पे आए ना तो वो 3 कॉलम में बन के आए। लगाओ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कौन सी लगाओगे, लगाओ 3 कॉलम में कैसे बनाओगे, ये तो तुम सोचोगे ना, प्रोग्रामर अपने पॉइंट ऑफ व्यू से सोचेगा। मान लीजिए हमने ये कह दिया कि हमको जो है लच्छेदार पराठा खाना है, तुम लोग बनाने वाले बनाओ, तुम लोग कैसे बनाओगे मुझे नहीं पता। तो तुम उस काम को अचीव करने के लिए जो तुम्हारी रिक्वायरमेंट्स होगी, दैट इज नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स। यानी जो नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट ये और टेढ़ी खीर है और कॉम्प्लेक्स है। फंक्शनल रिक्वायरमेंट बता दी ऐसा आउटपुट हो, ऐसा इनपुट हो, यानी कि हमारा मान लीजिए कि हमने कहा सॉफ्टवेयर का डिज़ाइन ऐसा हो, है ना, उसका जो फर्स्ट पेज है, फर्स्ट पेज ऐसा दिखे, कुछ ऐसा ऐसा फर्स्ट पेज दिखे, लास्ट पेज ऐसा दिखे, रिपोर्ट पेज ऐसा दिखे, ये सब हमारी फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स है, राइट। अब आते हैं नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स पर।
जैसे क्लाइंट ने कहा कि हम चाहते हैं कि सीढ़ी बन गई, सीढ़ी के ऊपर कोई ना जाए, क्या ठीक है। अब जो सिस्टम रिक्वायरमेंट हुई है क्या, ऐसा करते हैं यहाँ एक दरवाज़ा लगा के चैनल लगा के लॉक कर देते हैं, ठीक है। लेकिन अब चैनल कौन बनाएगा, लॉक कौन सा आएगा, उसको लॉक कैसे करा जाएगा, किस प्रकार के लॉक होंगे, ये सब हमारा नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स में, ठीक है। तो इट इज मतलब दिस टाइप ऑफ रिक्वायरमेंट इज मोर कॉम्प्लेक्स, इट इज मोर कॉम्प्लेक्स देन किससे, वेरी गुड, देन फंक्शनल रिक्वायरमेंट। ये फंक्शनल रिक्वायरमेंट से और कॉम्प्लेक्स है। इट कवर्स व्हाट, जैसे बैकएंड टूल्स, फ्रंट एंड टूल्स, सिक्योरिटी के लिए आपने क्या करा हुआ है, सॉफ्टवेयर की सिक्योरिटी के लिए, ठीक है। डिज़ाइन तो बता दिया, लेकिन डिज़ाइनिंग टूल कैसा है, कौन सा डिज़ाइन टूल यूज़ करना है, कौन सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूज़ करना है, कौन सा जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो किस प्रकार का होना चाहिए। हम जो सॉफ्टवेयर रन करेंगे वो कोर i3 पे चलेगा, i2 पे चलेगा। मान लीजिए हमने सॉफ्टवेयर बना के रख दिया, क्लाइंट के पास सारा कोर टू डू है, और हमने जो सॉफ्टवेयर बनाया है वो कोर i3 के ऊपर चलेगा, सपोर्ट ही नहीं करेगा नीचे को, तो काम खत्म हो गया। ये और टेक्निकल नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट, जो हार्ड जो प्रोसेसर्स डिटेल है, प्रोसेसर कौन सा लगेगा, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कौन सी यूज़ करना है, क्योंकि अगर ये सब डिसाइड नहीं हो तो सॉफ्टवेयर इज नथिंग, कुछ होगा ही नहीं। फिर फंक्शनल रिक्वायरमेंट से ही तो सॉफ्टवेयर बनना शुरू हो जाएगा। बात समझ में आ गई। तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज भी, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज चाहे फ्रंट एंड बैक एंड लिखा ही है आपने तो उससे भी समझ में आ जाता है। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज अलग से भी एक पॉइंट डाल दो, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। हो गया। अब लिखो डोमेन रिक्वायरमेंट। इसमें जैसा होता है कि लीगल पॉइंट ऑफ व्यू, लीगल एस्पेक्ट, लीगल एस्पेक्ट कवर होता है, कवर द लीगल एस्पेक्ट ऑफ सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट। लीगल एस्पेक्ट का मतलब है कि कोई ऐसा सॉफ्टवेयर तो नहीं बना रहे जो कॉपीराइट के अंतर्गत आ जाए, या कोई ऐसा सॉफ्टवेयर तो नहीं बना रहे जो पायरेसी के अंतर्गत आ जाए। सॉफ्टवेयर पायरेसी मतलब चोरी, ठीक है। कोई ऐसा सॉफ्टवेयर तो नहीं बन रहा है जो हमारा एंटी सोसाइटी हो, सोसाइटी के एंटी काम करने लगे। लेकिन जैसे अभी गेम्स वाले जो ऐप्स होती हैं, गेमिंग ऐप्स, तो पहले तो भर भर करके उसका प्रचार होना शुरू हुआ, ठीक। सरकार को तभी संज्ञान में ले लेना चाहिए जैसे इसका प्रचार होना शुरू हुआ था। सरकार ने प्रचार होने दिया, बड़े बड़े सेलिब्रिटी अभी भी कर रहे हैं प्रचार कि ये जुए की ऐप है, इसको आप इंस्टॉल कर लीजिए, 1 रुपये से खेलिए और करोड़ों कमाइए। और नीचे धीरे से बोला जाएगा इस संभल के खेलें। ये क्या सुना, वार्निंग थी, उसमें लिख कह रहा है इस खेल में वित्तीय जोखिम है, इसकी लत भी लग सकती है, कृपया इसे ना खेलें या संभल के खेलें, जिम्मेदारी से। पहले तो तुम पूरा उसका आबा डाबा बना दिया, 1 रुपये कोई बात नहीं, रुपये नहीं है कोई बात नहीं, तब भी खेल सकते हो। गवर्नमेंट को संज्ञान में ले लेना चाहिए था, इसको गवर्नमेंट ने संज्ञान में नहीं लिया। बड़े बड़े सेलिब्रिटी से इसका ऐड भी कराया गया, कर भी रहे हैं, अभी भी कर रहे हैं। अब जब लोग लुट रहे हैं उसमें, ठीक है,
अब गवर्नमेंट कह रही है इसने ये और फलाना जीएसटी पकड़ लो, कहाँ है ये, कौन कैसे, तुम तब क्या कर रहे थे। ये उस प्रकार से समझ लीजिए जैसे यहाँ पर आप लोग किधर, इधर कछार साइड में कौन रहता, सलोरी वलोरी, चांदपुर सलोरी, छोटा बगाड़ा, ऐसे इधर इधर कभी चले जाओ, जैसे बागम्बरी गद्दी के पीछे ये जो नहीं है बख्शी का बांध, उसके पीछे कछार में पूरे घर बने हुए, बाढ़ में डूब जाता है, 2-2 तल्ला डूब जाता है, सब चूल्हा वूल्हा कॉपी किताब सब ऊपर आ जाती छत पे सबकी, कुछ दिन पढ़ते हैं छत पे बैठे, फिर नीचे से पानी खत्म हो जाता है, पर नाव चलने लगती है मोहल्ले में। जब घर बन रहा था तभी नहीं बनने देते, आपने घर भी बनने दिया, आपने बिजली का कनेक्शन भी दे दिया, आपने टैक्स भी वसूल लिया, आपने गली का पैसा वसूल लिया, अब आप कह रहे हैं ये इलीगल। क्या है भैया, तुम्हारा फर्स्ट सेमेस्टर हो गया, सेकंड हो गया, थर्ड फोर्थ में तुम आ गए, तुम फिफ्थ सिक्स में जब पहुंच जाओ और जब तुम्हें डिग्री दें और फिर हम तुम्हें ये बताएं जो तुमने डिग्री ली है ये एक जाली डिग्री है, तुम जिस यूनिवर्सिटी में पढ़ते हो ये फर्जी यूनिवर्सिटी है, हम बचेंगे? तो आप कहेंगे अरे पहले बताना चाहिए था, हमारा तो पूरा समय पैसा सब आपने लॉस कर दिया। ठीक है, कि कोर्ट केस, लड़ाई झगड़ा, मारपीट ये सब होगी, गवर्नमेंट यही करेगी, मतलब आपको बताएगी, लेकिन 6 सेमेस्टर कंप्लीट होने के बाद। ये कब हो जाना चाहिए था, पहले ही सेमेस्टर में एडमिशन चल रहा है, देखो फर्जी डिग्री है, ऐसे ही मिल जाएगी, पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, टेंशन नहीं, डिग्री मिल जाएगी, और फर्जी होगी इससे हमसे मतलब नहीं। अगर हम ये पहले कह देते 3 साल के बाद भी तुमसे हम ये कहते कह रहे नहीं आपने बताया था, आप सही, अब आप शुरू से ही कह रहे हैं हम नकली दे रहे हैं, शुरू से कह दिए कि फर्जी है। अरे भैया सरकार अगर बड़ा बड़ा नोटिफिकेशन कहीं लगा दे, जैसे ही बनने लगे तुरंत अमला आ जाए सरकारी, देखो यहाँ नहीं बनाओ, कल को ये तोड़ देंगे हम, यहाँ पे कोई मान्यता नहीं, ज़मीन की रजिस्ट्री मत कराओ, पैसा मत फंसाओ, पहले तो आपने फंसा लेने दिया, फिर यही काम इसमें ऐप वाले में भी हो रहा है कि जो कैसी है ऐप, कैसी हो गई एंटी सोसाइटी, ऐप जो है वो एंटी सोसाइटी हो गई। अब कुछ नहीं कर पाएंगे, जब कैंसर फैल गया चारों तरफ तो अब थोड़ी कुछ कर पाएंगे आप। आपने शराब की दुकानें खोल दी, सिगरेट की, पान की दुकानें खूब खोल दी, भरमार हो गया, अब लोगों का उस पर जीवन यापन होने लगा, पूरा लोग उसी पे आदत हो गई सबकी। अब कह रहे हैं कि जो है ऐड निकालते हैं बड़ा कैंसरस है जान, अरे आप क्या, आप तो फंसी है ना उसमें, तुम्हें बनाने ही नहीं देते, तुम जूस की दुकानें खुलवा देते, तुम समोसे की दुकान खुलवा देते, तो कुछ और काम कर लेते। अब हो पाएगा ये बताओ, नहीं हो पाएगा ना ऐसे ही। तो 4th स्टेज की कैंसर के बाद इलाज नहीं होता है, ये सब 4 स्टेज है, तो यही सब इसमें देखा जाता है कि किस डोमेन की प्रॉब्लम, अगर ऐसी कोई रिक्वायरमेंट्स हम लोग के सामने नज़र आती है कि वो लीगल है या कॉपीराइट इशू है या पायरेसी है, तो हम उसको संज्ञान में ले करके सॉफ्टवेयर में क्लाइंट से फिर बात करेंगे, भाई देखिए ये इसमें ऐसे ऐसे मामला गड़बड़ है। अभी समझ गए, ये हो गया हमारा क्या, डोमेन रिक्वायरमेंट्स। क्लियर है, ये हो गया तो टाइप ऑफ रिक्वायरमेंट। बस बाकी कोई क्वेश्चन फिर नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। नेक्स्ट क्लास में तुम्हें बता दें पहले क्या पढ़ेंगे, ताकि याद दिला देना आसान हो जाएगा ना, बंद हो जाता है तो फिर याद नहीं रहता। क्या चले गए, राइटिंग यूज़र इंटरफेस स्पेसिफिकेशन, हेडिंग डालो, हेडिंग डाल लो, इंटरफेस स्पेसिफिकेशन, इंटरफेस स्पेसिफिकेशन, ये हेडिंग डाल लो बस। बस हो गया। ठीक है, कोई क्वेश्चन? चलो दैट्स इट, थैंक यू।